फाइन स्टूडेंट, स्पीच क्लास नंबर 1, फर्स्ट क्लास। तो इस क्लास में हम लोग स्पीच के बारे में समझेंगे। स्पीच के बारे में बेसिक्स, रूल्स और रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। तो स्पीच का मतलब क्या होता है? यदि इसका लिटरल मीनिंग देखोगे, इसका मीनिंग देखोगे तो स्पीच का मीनिंग होता है ए फॉर्मल टॉक, यानी कि एक बातचीत करना, ए फॉर्मल टॉक। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है एबिलिटी टू टॉक, बात करने का क्षमता। ये इसका लिटरल मीनिंग है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है स्पीच का मतलब। अच्छा, बात करने का मतलब क्या है कि बहुत तरीके से लिख के भी बात करना हो सकता है, लिख के भी आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हो, आप बोल के भी पहुंचा सकते हो। बोथ कैन बी द पार्ट ऑफ योर स्पीच। समझ गए ना? तो स्पीच इज ए फॉर्मल टॉक और एबिलिटी टू टॉक। बट सो फॉर इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न, यदि इंग्लिश ग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्पीच कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, 2 पार्ट बताते तभी स्पीच का डेफिनेशन भी समझ में आएगा। स्पीच कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट, दैट इज डायरेक्ट स्पीच, लिखते रहोगे स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट जो हो, डायरेक्ट स्पीच एंड योर इनडायरेक्ट स्पीच। लिखते रहना है और समझते भी रहना है, दोनों काम करना है एक साथ में। स्पीच कैन बी कैटेगराइज इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, exact word of a speaker without any change, यानी कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसने जो बोला है वो सेम चीज को प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। समझ गए ना? हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में नैरेटर का रोल इंपॉर्टेंट है, जो नैरेट करेगा कि स्पीकर ने क्या बोला, यानी कि सेंटेंसेस स्पोकन बाय द स्पीकर, sentences spoken by the speaker are changed by the narrator, subject to certain rules, इसको लिख लोगे, बताते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल देंगे एक तो अच्छे समझ में आएगा। she said I go to market. She said I go to market. तो बताओ ये कौन सा स्पीच है? ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि उसने जो बोला उसी चीज को लिखा गया है। कैसे पता चला कि उसने बोला, स्पीकर ही बोल रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमा एंड inverted commas. This is a opening inverted commas and this one is a closing inverted commas. समझ गए ना? हाँ, point to be noted, ये जो पीरियड है, यानी कि ये जो फुल स्टॉप है, ये क्लोजिंग कमा से पहले आएगा। आई रिपीट, ये जो फुल स्टॉप है या फिर जो पीरियड है, फुल स्टॉप को ही पीरियड कहते हैं हम लोग पंक्चुएशन मार्क में, ये जो फुल स्टॉप है ये क्लोजिंग इन्वर्टेड कमा से पहले आएगा। समझ गए ना? तो इसमें स्पीकर क्या बोल रहा है, इसमें कोई नैरेटर का रोल नहीं है, स्पीकर अपने बात को रख रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्ड है उसको रखना विदाउट एनी चेंज, जो बोला है उस चीज को यहां पे रखा गया है। बट इसी चीज को नैरेटर, नैरेट मतलब जो कहानी सुनाता है, जो नैरेट कर रहा है, यानी कि
नैरेटर आएगा और डायरेक्ट स्पीच में अपना भूमिका दिखाएगा, अपना रोल प्ले करेगा, और डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो इसलिए देखो क्या लिखा है कि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि जो सेंटेंसेस स्पीकर ने बोला था उसको चेंज कर दिया, किसने, नैरेटर ने। नैरेटर ने क्या किया, चेंज कर दिया, मगर नैरेटर अपने मन से चेंज नहीं कर सकता है। यदि नैरेटर चेंज कर रहा है तो सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। तो देखोगे यहां पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में ही तुमको दिखता है रोल ऑफ नैरेटर। नैरेटर का जो रोल है इनडायरेक्ट स्पीच में इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट स्पीच में नैरेटर का रोल यहां पे दिखता है हमें, समझ गए ना। तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड, यहां पे कॉमा है और यहां पे इन्वर्टेड कॉमास है। इसको हटाने के लिए हमें एक कंजंक्शन का सहयोग चाहिए। वो कंजंक्शन क्या होगा, डैट। सी सेड डैट। देखो सी ने अपने लिए बोला है। ए यहां पे देखो, तुम लोग खाली लिख ही रहे हो, यहां पे देखो, ध्यान दो, यहां पे लिखना भी है, सुनना भी है, ठीक है। आई विल गिव यू स्पेस, यहां पे सुनो। सी सेड आई गो टू मार्केट। ये आई किसके लिए आया है, उसके लिए, अपने लिए आया है। मैं जब नैरेटर इस बात को बोलेगा तो आई तो नहीं लिख सकता है क्योंकि इसने बोला था ये। तो क्या हो जाएगा यहां पे, सी सेड दैट सी, और चूंकि गो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो V1 होगा या फिर V5 होगा। मैं ये बात हो चुका है, सेट का मतलब क्या, V2, ये हो चुका है। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें क्या लिखना होगा, सिंपल पास्ट टेंस लिखना होगा। तो सी सेड दैट सी वेंट टू मार्केट। अभी मत लिखना कुछ। सी सेड दैट सी वेंट टू मार्केट। समझ में आया ना ये चीज। अब यहां पे सोचो कि ऐसा नहीं कि हबाजाटली हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। इसी कारण क्या हुआ कि ये तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस में हुआ है। यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये इसके वजह से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब इसके वजह से यहाँ परिवर्तन होगा और उसके वजह से यहाँ पे परिवर्तन दिखेगा तुमको। समझ में आया ना। तो अभी फिलहाल ये समझना है, छोड़ दो, रुक, बताएंगे, डोंट वरी, आई विल गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। पहले समझो, आगे का मत पूछो, हम लोग बात करेंगे आगे का। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या किए कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको यहाँ पे रखे, मैं हापाजाटली नहीं रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स। क्या रूल्स देखा हम लोगों ने कि टेंस को कैसे चेंज किया जाए, टेंस को कैसे चेंज किया जाए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कैसे सिंपल पास्ट टेंस होगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि अब चलो जो भी है चलो यहाँ पे गॉन लिख देते हैं, ये भी तो बात है, ये भी तो भर भी है, तो गलत हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स। चलो इसको लिख लो। अच्छा तुम बताओ, आप नहीं, हर क्या है, हर ऑब्जेक्टिव के लिए है, सी सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा। हर नहीं हो सकता है ना, हर कैनट बी ए सब्जेक्ट। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। लिख लिए। अच्छा यहां पे देखोगे स्टूडेंट को, यदि ग्रामर बुक देखोगे ना तो स्पीच के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज किया आता है, दैट इज नरेशन। नरेशन। अच्छा नरेशन का लिटरल मीनिंग क्या है, नरेशन का लिटरल मीनिंग है कि स्पीकर ने जो बोला है उस चीज को सुनाना। यानी कि देखो नैरेटर का काम क्या है, कहानी सुनाना। कुछ भी इवेंट हुआ है तो उस इवेंट को सुनाना। जैसे हम लोग बचपन में नानी के साथ सोते थे तो नानी लोग सुनाती थी ना, नरेशन करती थी ना, तो नानी क्या हो गई, नैरेटर हो गई। और जो भी इवेंट पहले बीता था उस इवेंट को नानी बता रही है तो नानी क्या हो गई है, नैरेटर हो गई। और नानी क्या काम कर रही है, नैरेटिंग कर रही है। और ये प्रोसेस क्या है, नैरेशन का प्रोसेस है। समझ में आया ना। तो इसलिए स्पीच को हम लोग नैरेशन भी कहते हैं। मैं रियल टर्म में नैरेशन इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में नैरेटर का रोल है। डायरेक्ट स्पीच में नैरेटर का रोल नहीं है, जो है वो लिख दिए। मैं इनडायरेक्ट स्पीच में नैरेटर का रोल हो जाता है, देखो तो यहाँ पे। तो इसलिए
इट इज अ बेटर टू से दैट इनडायरेक्ट स्पीच इज ए सबसेट ऑफ या इज अ पार्ट ऑफ नरेशन। हाँ, डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली बुक में तो लिख तो दिया था कि स्पीच स्लैश नरेशन, बट नरेशन सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से नैरेटर का रोल शुरू हो जाता है, इसलिए। समझ गया ना? तो नरेशन का मतलब क्या, ये भी लिख दो। हाँ, स्टोरी टेलिंग या स्पीकर ने जो बोला है उस चीज़ को रखना। तो स्पीच क्या हुआ उस हिसाब से? तो स्पीच का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि चाहे स्पीकर हो चाहे नैरेटर हो, जब वो कोई भी चीज़ को कोई भी मैसेज को कन्वे करे उसे क्या बोलते हैं? स्पीच कहते हैं। यानी कि जिसने स्पीकर का ही बात को रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नैरेटर एंड दैट आल्सो कम अंडर योर स्पीच, और वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। जब डायरेक्ट स्पीच प्लस इनडायरेक्ट स्पीच दोनों को जोड़ देंगे तो विल गेट स्पीच। तो क्या हुआ, दोनों को यदि दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा? आएगा नहीं आया? बात करने का क्षमता, ये फॉर्मल टॉक जहां पे हम अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, या तो स्पीकर का मैसेज को डायरेक्ट रख रहे हैं या फिर नैरेटर के थ्रू रखा जा रहा है। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एंड दैट इज द इंग्लिश ग्रामर मीनिंग ऑफ स्पीच। समझ गया ना? अच्छा, अब इसमें कुछ रूल्स देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। देखो, चलो यहाँ पे बहुत ही इजी सेंटेंस लेते हैं शुरू में ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग अभी। ही सेड आई विजिटेड ए टेम्पल। आई विजिटेड ए टेम्पल। ठीक है, दिस वन इज योर डायरेक्ट स्पीच। कैसे पता चला विद्यार्थी लोग कि ये डायरेक्ट स्पीच है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। समझ गया ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप बताओ, इसमें क्लॉज का, इसमें कितने क्लॉज प्रेजेंट है? क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। ये क्या है? क्लॉज 1 है, फर्स्ट क्लॉज, और ये क्या है? क्लॉज 2 है। बच्चे लोग, क्लॉज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज? बताओगे क्या होता है क्लॉज? क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। दो कंडीशन होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या? एटलीस्ट 2 वर्ड हो, एटलीस्ट 2 वर्ड हो या 2 से अधिक वर्ड हो। समझ गए ना? उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट ना हो और जिसमें वर्ब ना हो तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं चीज? तो देखो यहाँ पे ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है इसमें होना, बस हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। इसका मतलब ये एक क्लॉज बना और ये एक क्लॉज बना। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो, आई विजिटेड ए टेम्पल। आई विजिटेड ए टेम्पल, ही सेड। ये भी सेम है, एक ही चीज है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मगर जब आप इनडायरेक्ट स्पीच इसका लिखोगे, जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखोगे तो उसका जो तरीका होगा वो ऑलवेज इसी तरफ से होगा। कहने का मतलब क्या है? ही सेड दैट। ही सेड दैट। डैट क्यों लगाए हम लोग? कॉमा और इसको हटाने के लिए। ही सेड दैट, आई है, आई किसके लिए आया होगा? ही के लिए आया होगा, तो यहां पे क्या आना चाहिए? ही हैड विजिटेड ए टेम्पल। ही हैड विजिटेड ए टेम्पल।
ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। कहोगे कि सर ये तो V2 है, कैसे यहाँ पे हेड प्लस V3 आ गया? देयर इज अ रूल्स, और रूल्स पे बात करेंगे थोड़ी देर में। फॉर टाइमिंग समझो कि ऐसा ही होता है कुछ। हाँ, मगर इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे तो दोनों फ्लेक्सिबिलिटी था डायरेक्ट स्पीच में, कि इसको क्लॉज 1 मान लो, इसको क्लॉज 2 मान लो, या फिर क्लॉज उसको 1 मान लो, इसका क्लॉज 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं था। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। यदि तुमने ऐसा लिखा इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कि ही हैड विजिटेड ए टेम्पल सेड बाय हिम, तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? वो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों ही चांस है। बट इन डायरेक्ट स्पीच में यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द स्पीकर। समझ गया ना? अब देखो क्लॉज 1, इसी क्लॉज 1 को क्या कहते हैं हम लोग? रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। अब लिखते चलोगे स्टूडेंट, रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो क्लॉज 2 है इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लॉज। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग क्लॉज को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। अब ये तो मिटा ही सकता हूं मैं। तो क्लॉज 1 जो तुम देख रहे हो यहां पे, उसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहा जा सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जा सकता है। सिमिलरली रिपोर्टेड क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जा सकता है। समझ गए ना? अच्छा, रिपोर्टिंग क्लॉज हो या रिपोर्टिंग स्पीच हो, एक ही चीज है। समझ गए ना? क्लॉज 1 को ही रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जा रहा है, उसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जा रहा है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग? गौर करना। डायरेक्ट स्पीच इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच कॉम्बिनेशन जो है वही क्या है? डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, सब दोनों क्लॉज मिलकर ही डायरेक्ट स्पीच बनाना। समझ रहे हो ना ठीक से? अच्छा, ये रिपोर्टिंग क्लॉज, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके अंदर कौन सा वर्ब छुपा हुआ है? बताओ तेजी से। रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी लोग। ये रिपोर्टिंग वर्ब को ही समझाने के लिए इतना कुछ बता रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर छुपा हुआ है। क्या है बताओ? अब बताओ क्या है ये? यहाँ पे एग्जाम्पल सेड, और सेड कौन सा फॉर्म है? V2। समझ गया ना? इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर क्या छुपा हुआ है? रिपोर्टेड वर्ब। क्या छुपा हुआ है? रिपोर्टेड वर्ब। और यहां बताओगे रिपोर्टेड वर्ब क्या है? विजिटेड। अब विजिटेड कौन सा फॉर्म है? V2 की V3? V2। यदि V3 होता तो उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव, हैड जरूर आता, तो हम कहते हैं कि वो V3 है। चूंकि नहीं है इसलिए हम क्या कह रहे हैं? V2 है। रेगुलर वर्ब, इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। जहाँ पे V2 और V3 सेम हो जाए उसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलो इसको लिख लो, राइट डाउन दिस थिंग। चलो अब समझते हैं स्टूडेंट कि आखिर इसको क्यों रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जा रहा है और उसको रिपोर्टेड क्लॉज क्यों कहा जा रहा है। तो आखिर ये जो वर्ड है इसका कुछ मीनिंग होगा ना जी? कि ऐसे ही मन जो भी हुआ लिख दिया, ऐसा तो नहीं होगा। देयर इज सम लॉजिक ऑल्सो। देखो, रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब है कि स्पीकर बोला, स्पीकर ने बोला, स्पीकर ने क्या बोला, क्या एग्जैक्ट वर्ड बोला, वो है रिपोर्टेड। जो एग्जैक्ट वर्ड है जहां पे आएगा, जिस क्लॉज में एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर का आएगा, उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड क्लॉज। क्या चीज उसने रिपोर्ट किया, क्या चीज उसने बोला। जब तुम टीचर को अपना असाइनमेंट रिपोर्ट सबमिट करते हो ना, रिपोर्टेड टू द टीचर, तो जो भी चीज की है वो टीचर को रिपोर्ट कर रहे हो, एवरीथिंग। उसी तरह स्पीकर ने जो भी बोला वो चीज यहां पे दर्ज हो गया।
तो जो यहाँ पे जो दर्ज हुआ उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं। मैं स्पीकर जो स्टार्ट किया बोलना वो क्या है तुम्हारा, रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच। समझ गया ना? हाँ, मिटा दें ये। हाँ, RS प्लस RS तो देख लेना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है एंड रिपोर्टेड स्पीच है वो। देखो स्टूडेंट, देयर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस सो फार डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इज कंसर्न। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो बहुत सारा चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, समझे, बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में नरेटर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता है, नरेटर हैज़ टू फॉलो सम सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ गए? देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं फिर से। शी सेड आई वर्क हार्ड। चलो लिखो इसको, शी सेड आई वर्क हार्ड। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग बताओगे मुझे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है? हाँ तुम बताओ तो, यू रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा तुम बताओ? यू, यस। सी क्यों होगा? रिपोर्टिंग वर्ब केवल हम वर्ब बात करेंगे, सेड ही होगा। हाँ, सेड ओनली वर्ब, वी हैव टू इंट्रोड्यूस ओनली वर्ब। आ रहा समझ में ना? हाँ, अरे पार्टिसिपेट करो नहीं तो कुछ नहीं होगा, पार्टिसिपेट करो ठीक से। और रिपोर्टेड वर्ब क्या है? वर्क है। हाँ, वर्क कैन बी नाउन ऑल्सो एंड वर्क कैन बी योर वर्ब ऑल्सो। सही बात है ना? वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। जो V1 से लेके V5 तक जाए उसको कौन सा वर्ब कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। एंड वन वर्ड कैन प्ले द मल्टीपल रोल ऑल्सो, वर्क कैन बी योर नाउन ऑल्सो। आई हैव सम वर्क, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया? नाउन हो गया ना? तो डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस कैसे लिखा है। समझ गया ना? एनीवे, अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, अब इसको हमें चेंज करना है, बट गौर करना, ये गौर करने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, कौन से फॉर्म में है? V2 फॉर्म में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब V2 फॉर्म में हो तो इसका ड्रास्टिक असर यहां पे पड़ेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब V2 फॉर्म में हो तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पे पड़ेगा। और यहां पे पढ़ने का मतलब क्या कि इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो उस पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, सी सेड, आई किसके लिए आया? सी के लिए आया ना? सी सेड डैट, डैट क्यों यूज कर रहे हैं? कंजंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? कॉमा और इसको हटाने के लिए। सी सेड डैट, सी क्या होना चाहिए? सी वर्कड हार्ड। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था तो हमें यहाँ क्या बनाना होगा? सिंपल पास्ट टेंस करना होगा। अच्छा, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? थिंग्स टू बी नोटेड, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब V2। इसलिए मैंने कहा है कि इस पे ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, इसके वजह से ये चेंज हो रहा है, समझे? ये चेंज हो रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस है तभी असर पड़ता है यहाँ पे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब लेट से प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, लॉजिक देता हूँ थोड़ी देर में। चलो इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, शी सेज आई वर्क हार्ड। चलो मैं देखो यहाँ पे स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है बताओ तो? रिपोर्टिंग वर्ब V5 फॉर्म में है।
अब V5 फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा टेंस में। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये डायरेक्ट स्पीच है, लिखते चलोगे, सॉरी, अच्छा ये डायरेक्ट स्पीच है, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच है, और यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखने जा रहे हैं इसका। सी सेज डैट, आई किसके लिए आया है? सी के लिए आया है ना, सी। अब जब सी होगा, जानते हो कि सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होना चाहिए कायदे से? V5। और हम ये भी जानते हैं कि चाहे V1 हो चाहे V5 हो, दोनों ही क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी वर्क्स हार्ड। तो देखो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये मत बोल देना सर यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे नहीं है। अरे कुछ नहीं, V1 V5 दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब जो मेन जो छुप के बैठा हुआ था डायरेक्ट स्पीच में, जिसकी वजह से पूरा चेंज हो रहा था इनडायरेक्ट स्पीच, वो और कुछ नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब है, V2 है। और यदि V2 सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और यदि V2 तुम्हारा फ्यूचर टेंस में हो, तो कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है टेंस में, एटलीस्ट टेंस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवर्ब का ही बात नहीं कर रहा हूँ। एडवर्ब थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, बट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो टेंस एज इट इज है। टेंस एज इट इज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यही रिपोर्टिंग वर्ब यदि यही सिंपल पास्ट टेंस हो जाए तो उधर का क्लॉज 2 में, रिपोर्टर क्लॉज में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, वहां पे भी टेंस चेंज हो जाएंगे। समझ गए ना? चलो तो एक देते हैं तुम लोग को और बना के दिखाओ। डायरेक्ट स्पीच। सी claimed I have met, चलो, विकास सर। सी क्लेम्ड आई हैव मेट विकास सर, वही विकास सर, यूपीएससी वाले टीचर, बहुत सुंदर टीचर। चलो विकास सर, ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे इसको? क्या होगा ये डायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? बनाओ तेजी से, बनाओ इसका तेजी से। फिर से बोलो। समझ गए ना? वेरी गुड, यही होना चाहिए ना। सी क्लेम डैट सी हैड मेट विकास सर, हो गया। तो कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया? नैरेटर के इंटरफेरेंस की वजह से, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनने की वजह से। समझ गए ना? अच्छा, यदि मान लो कि ये सेंटेंस ऐसा होता, इसका समझ गए ना? सी क्लेम डैट सी हैड मेट विकास सर, मान लो कि ऐसा होता, सी क्लेम्स आई हैव मेट विकास सर। बताओ क्या लिखोगे इसको? फिर से बोलो, गलत हो रहा है कहीं पे। हाँ तो रहा ना जी, ये प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस तो वही रहेगा, चाहे हैज लगाओ हैव लगाओ, दोनों में टेंस तो सही रहेगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही खेला है पूरा स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब अच्छे से समझ जाओगे तो कुछ भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? और सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करो, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगा, तब पार्टिसिपेट करोगे तो नॉट गेट एनीथिंग। समझने का प्रयास करो। चलो ये देख लिया हम लोग, अब देखते हैं हाँ रूल्स। यहां पे लिखोगे रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनकी क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच।
जहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जहाँ पे नरेटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ फर्स्ट देखते हैं हम लोग टेंसेस में। टेंसेस में क्या चेंजेस आएगा, ऐसे कर दो टेंसेस। और यहाँ पे ये जरूर लिख देना विद्यार्थी लोग कि यदि रिपोर्टिंग, यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग क्लाउज का यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का यदि रिपोर्टिंग वर्ब, वही सेड वाला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब V2 है तभी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तब क्या होगा, चेंजेस इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या है समझो। हाँ, तो एक छोटा सा ऐसे कलम बना दोगे ये बताने के लिए कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं, V2। यानी कि यहाँ पे लिख दोगे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो क्या है, V2 है, ऐसे करके। क्योंकि ये रूल्स के बिना नहीं हो सकता आगे। क्योंकि मान लो कि V1 और V5 आता है तो कोई चेंज ही नहीं आता, समझ रहे हो ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब V1 होगा अब V5 आएगा तो कोई चेंज आएगा क्या क्लास 2 में, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जरूरी है कि इस चीज़ को मेंशन करना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, V2 है। हालांकि यहाँ पे लिखा दिया, मैं फिर भी एक छोटा सा बना लूँ, याद रहे। चलो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पे लिखोगे इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ। एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग किसका बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, हम लोग क्लास 2 का बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लास 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसका बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड क्लास का बात कर रहे हैं, जहाँ पे स्पीकर का जो वर्ड्स है वो रखा गया है। तो लेट से जो स्पीकर का वर्ड्स लिखा गया है, जो स्पीकर का वर्ड्स रखा गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बट जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो V2 था। रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, वो V2 था। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा। ये क्या चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या बन जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। और एग्जाम्पल भी लिख दो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है या तो उसमें V1 है या फिर V5 है, और यहाँ पे जब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, समझ गए, आ रहा है समझ में ना। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा वर्ब इसमें इन्वॉल्व रहता है बताओ तो। या तो एम, या तो इज, या फिर आर प्लस VING। सही बात है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट फ्रेज कुछ भी आ सकता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा, प्रोवाइडेड, आई रिपीट प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब V2 हो। प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब, क्लॉज 1 का जो वर्ब है वो क्या हो, V2 हो। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब, या तो वाज या फिर वा प्लस VING। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, अच्छा, इस चीज़ को टेस्ट लेने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ बट ये इसी के नीचे कंटिन्यू रहेगा। चलो बताना, हाँ तुम लोग। she says I have done my work। चलो इसमें यूज है तो ये करते हैं हम लोग। ठीक है, I do my work। ठीक है,
कर दिए। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। शी सेज कॉमा ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा आई डू माई वर्क। तो विद्यार्थी लोग अपने ज्ञान से, अपने समझ से बताओ तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? बोलो। She said that she does his work. हिज वर्क। हाँ ठीक है, तुम पकड़ लिया वो चीज़ को जो हम चाहते थे कि तुम करो। हाँ बोलो, तुम बोलो। नहीं, सी ना होगा जी। आई किसके लिए आया? सी के लिए आया तो सी होगा, नेटर उसी को लेके आएगा। फिर से बोलो। अच्छा यो हिज नहीं, हर वर्क। गला कहीं का। अच्छा एनीवे, मैं यही चेक करना चाह रहा था। अब तुम लोग का दिमाग चलता है, ठीक है। हम क्या चेक करना चाह रहे थे कि यहाँ भी टू, हम चाह रहे थे कि तुम लोग ये गलती करो। मैं गलती नहीं किया। समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हमको लग रहा था तो हो सकता है कई बच्चे लोग ये सीख रहा है तो डायरेक्ट इस पे बैठा देगा ये, और ये गलती से बोल दे विद्यार्थी लोग कि शी सेड दैट शी डिड हर वर्क। ये गलती तुमने नहीं किया, और अच्छी बात है। गलती क्यों नहीं की है? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट, किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? V2 क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? V2 लेके चल रहे हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब में। अब चलो, अब बदलते हैं। शी सेड, अब आओ। शी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। चलो स्टूडेंट बदलो, इसको ठीक करो। हाँ यू इसको ठीक करो। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ तो इसको तेज से। हाँ बोलो, यहाँ बोलो क्या होगा? सही बात है ना। यहाँ V2 आ गया, V2 आ गया, जाहिर सी बात है यहाँ पे टेंस में चेंज आ जाएगा। क्योंकि ये कौन सा टेंस में दिया गया? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया ना? बिल्कुल यही बोलना चाह रहे थे। लिखो आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट? हैज या फिर हैव प्लस V3। तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या आएगा? प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? V2 हो। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? बस हैड प्लस V2। लेट से यहां पे होता है शी सेड आई हैव गॉन टू मार्केट, तो क्या हो जाता है वो? शी सेड दैट शी हैड गॉन टू मार्केट। समझ गए? चलो लिखो तेजी से इसको। डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होगा? चेंज क्या आएगा विद्यार्थी लोग? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर याद है तुम लोग को? टेंस में पढ़े हो ना? स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? हैज या फिर हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING। सही बात है ना? और सिंस और फॉर भी लग सकता है, ठीक है, वो ऑप्शनल है, अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? बस हैज हैव को हटा के क्या लिख दो? हैड लिख दो प्लस
VING। समझ गए ना? हाँ। तो बिल्कुल ये यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हो। शी सेड आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। शी सेड दैट शी हैड बीन गोइंग टू मार्केट। हो गया चेंज। चलो ये देखते हैं स्टूडेंट, अब प्रेजेंट का सब खत्म हो गया, प्रेजेंट का चारों खत्म हो गया, करेक्ट। अब हम लोग पास्ट पे आते हैं। यदि मान लो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हो, यहाँ पे क्या हो, सिंपल पास्ट टेंस हो। क्या होता है स्टूडेंट सिंपल पास्ट टेंस का मतलब? कौन सा वर्ब एक्टिव होगा यहाँ पे? V2। यदि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हो तो जो करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा, प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब V2 हो, तो क्या होगा यहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस का क्या होगा विद्यार्थी लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं लॉजिक देता हूँ इसका क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या बनेगा? स्ट्रक्चर हैड प्लस V3। यही कारण है कि देखो स्टार्टिंग में लिखा है ना तुम लोग को, देखो तो स्टार्टिंग का पेज में पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस किए थे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो जरा, ये इसी रूल के हिसाब से कर रहे थे। आ रहा है समझ में ठीक से? हाँ, थोड़ा और अच्छे से काम करोगे तो हो जाएगा, बहुत सरल है। अच्छा, इसका मैं लॉजिक देना चाहता हूँ कि आखिर क्यों, ऐसा नियम क्या है? सिंपल पास्ट टेंस तो खुद पास्ट का बात है, तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या जरूरत है यहाँ पे? इसका लॉजिक क्या है? तो विद्यार्थी लोग गौर करके सुनना, इस चीज़ को छोड़ दो, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, यहाँ पे सुनो, खाली सुनोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो इसी वर्ड को लेते हैं, इसी वर्ड को लेते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है ना, यहाँ पे स्पीकर स्वयं बोल रहा है। सी सेड, अच्छा उसने जो बोला भूतकाल में बोला है तभी तो सेड है, यानी कि पास्ट में बोला। अच्छा उस समय जो पास्ट में बोला था तो उसने उस समय, यानी हो सकता है 2 दिन पहले बोला हो, 6 दिन पहले बोला हो, 10 दिन पहले बोला हो, करेक्ट। तो उस समय क्या बोला उसने कि आई एम गोइंग टू मार्केट, वो उस समय बोला। और आज बात मुझे पता चला, नाउ आई एम अ नरेटर, तो वो बात और पुराना हो गया। वो बात क्या हुआ? और पुराना हो गया। यदि बात को और प्राचीन करना है, बात को और पुराना करना है, तो तुमको टाइम को थोड़ा पीछे और धकेलना होगा। और धकेलने के लिए कौन सा टेंस यूज करना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। वो सिंपल पास्ट टेंस से भी और पीछे का टाइम है। तो यही लॉजिक से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे होते हैं। समझ गए ना? हाँ चलो, अब बताओ दूसरा क्या बचा? सिंपल पास्ट टेंस हो गया, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा बच्चे लोग? इसका स्ट्रक्चर वाज या वाह प्लस VING। अच्छा इसको और पीछे करना है, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको और पीछे करोगे तो क्या यूज होगा बताओ तो? हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? हैड प्लस बीन प्लस VING। समझ गए ना? चलो और जी लिखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, अब क्या होगा बताओ? पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या बनेगा स्ट्रक्चर? हैड प्लस V3। अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस खुद ही बहुत पुराना बात है, तो उसको उसी में डाल दो। समझ गए ना? जितना ही पुराना करोगे वो पुराना ही है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं बना आपके पास टेंस। तो इसका करस्पॉन्डिंग चेंज क्या आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? V2 हो। सेम लिखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, और एग्जाम्पल लिख दोगे सेम ही, हैड प्लस V3। अच्छा विद्या, इसके बाद देखो H, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, यानी क्लास 2 के डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया, बट
जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, V2 है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैड प्लस बीन प्लस VING। तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या आएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, हाँ सेम चीज, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पीछे का चीज है, यानी कि टाइम बहुत पीछे का दिखा रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम रहेगा, ये सेम लिख दोगे। और इसका स्ट्रक्चर भी लिख दोगे, क्या है ये, हैड प्लस बीन प्लस VING। समझ गए ना, हाँ। तो ये 8 रूल्स, 8 चीज हम लोग किए हैं अभी तक। चलो फटाफट लिखो, बहुत कुछ बताना है अभी और भी। अच्छा ये तो हो गया, हम लोग 8 टेंस कवर कर चुके हैं। वहाँ हम जानते हैं कि टेंस तो 4 और बचा हुआ है। अच्छा फ्यूचर के लिए जरूरी है मॉडल्स का समझ होना, नहीं मेन मॉडल ही है जो कि हमें फ्यूचर का यात्रा करवाता है। मॉडल का मतलब विल, शैल, मस्ट, नीड, ये ना जी मॉडल्स। यानी कि मॉडल्स को यदि हम चेंज करना जान लिए तो ऑटोमेटिकली विल नो कि कैसे उसको चेंज किया जाए। तो देखो यहाँ पे प्रोवाइडेड RP V2 हो, हाँ ये कंडीशन इसके लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इसमें लिखोगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, या फिर ब्रैकेट में लिखोगे मॉडल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स। यदि मान लो कि क्लाउज 2 यानी कि रिपोर्टेड क्लाउज में विल प्रेजेंट है और रिपोर्टिंग वर्ब V2 है, तो करस्पॉन्डिंग चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच में करस्पॉन्डिंग चेंज क्या आएगा विद्यार्थी लोग बताओ तो, विल क्या हो जाएगा, हुड हो जाएगा। समझ गए ना, विल क्या हो जाएगा, हुड हो जाएगा। मान लो कि दूसरा मॉडल प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, तो सेल क्या हो सकता है, शुड हो सकता है, या फिर सेल क्या हो सकता है, हुड भी हो सकता है। कहोगे सर हुड कैसे होगा, यदि सेल से मान लो कि उसमें कंपल्सन का बात आ रहा है कि आपको करना ही है, दैट टाइम यू हैव टू यूज शुड। और मान लो सेल से आपको आ रहा है कि कंपल्सन का बात नहीं है, ये बात क्या है, विलिंगनेस का है, रिक्वेस्ट का है, तो उस समय कौन सा वर्ड यूज करोगे, हुड यूज करोगे। तो इसलिए विद्यार्थी लोग मॉडल का विल कैन बी ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ शुड ऑल्सो एंड इट कैन ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ हुड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द सेंटेंस। समझ गए ना, सेल शुड बनेगा जब उसमें कंपल्सन का भाव है डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। और सेल कैन बिकम हुड यदि डायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट का भाव है। समझ गए ना। और भी मॉडल्स है, जानते हो तुम लोग, क्या 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 मॉडल्स है बताओ तो। हाँ देखो है ना, मे जान रहे हो ना, मे का क्या होगा बताओ, माइट। कैन का क्या होगा, कुड। हाँ नीड का क्या होगा, नीड ही रहेगा, नीड नहीं चेंज होता है। और देखो और क्या बचा हुआ है, कुछ है, हाँ मस्ट का देखो, मस्ट विल चेंज, मस्ट चेंज हो जाएगा, हैड टू या वुड हैव टू, डिपेंड करता है किस तरह का उसमें डायरेक्ट स्पीच में भाव रखा गया है। और नीड विल बिकम नीड। अच्छा तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था विद्यार्थी लोग कि यदि डायरेक्ट स्पीच में ही चलो शुड होता, नहीं तब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता, तो शुड होता तो शुड ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुड नहीं चेंज हो सकता है, सेल के बदले में शुड आ सकता है, मसूड के बदले में दूसरा वर्ड नहीं आ सकता है कि शुड ऑटोमेटिकली क्या है, तो दोनों कवर कर सकता है, प्रेजेंट को भी कवर कर सकता है, पास्ट को भी कवर कर सकता है वो। समझ गए। चलो अच्छा ये तो हम अब कंप्लीट हो गया, अब ओवरऑल कंप्लीट हो गया। यानी कि फर्स्ट से लेकर 12 कितना टेंस, 3 टेंस ना, उसको सब डिवाइड करेंगे 12 होगा ना। तो जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर टेंस है, वहाँ पे सब तो मेन मॉडल्स का ही खेला है। तो मॉडल देखो इतने टाइप का हो सकता है ना, तो ये मॉडल इसमें चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा उधर। कहने का मतलब ये है, नहीं समझ में आया तो समझो कि शी सेड, देखो लेट्स से शी सेड आई विल गो टू मार्केट। चलो ये बात ठीक है, चलो ऐसे शी सेड आई विल गो टू मार्केट। कहोगे सर आई के साथ सेल लगा दीजिए, हाँ आई के साथ सेल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मत समझो बात को। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा बताओ तेजी से, क्या होगा बताओ, यहां से यूज करो,
सी सेड दैट, सी और विल के बदले में हाँ वुड। अब बाकी जो है लगा दो, रख दो, क्योंकि ये चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया वो टेंस। गो टू मार्केट, समझे? इसलिए उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखते, उसके लिए हम लोग मॉडल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? मॉडल्स यूज करते हैं। हाँ। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा घुमाते कि कहाँ पे ये दोनों का यूज है। चलो अब विद्यार्थी लोग, चलो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, आई के साथ सेल क्या है? बहुत नॉर्मल चीज है ना। आई के साथ सेल आना बहुत नॉर्मल चीज है, मगर थर्ड पर्सन के साथ सेल आना कंपल्सन है, ये हम लोग जानते हैं। थर्ड पर्सन के साथ यदि सेल आ गया या सेकंड पर्सन के साथ सेल आ गया तो वो कंपल्सन क्रिएट करता है। तो चलो, सी सेड आई सेल गो टू मार्केट, तो क्या होगा? सही तो है, सी सेड दैट सी वुड गो टू मार्केट, इसके लिए भी ठीक है। मगर लेट से ये ऐसा होता, हाँ, सी सेड टू मी, ठीक है, नया सेंटेंस लिख रहे हैं। सी सेड टू मी यू शैल गो टू मार्केट, यू शैल गो टू मार्केट, यू के साथ शैल लगा, तो कंपल्सन का भाव है उसके अंदर। जब कंपल्सन का भाव है तो क्या लेके आओगे? शुड लेके आओगे। जब कंपल्सन का बात नहीं है, विलिंगनेस का है या रिक्वेस्ट का है, तो उस समय क्या यूज करोगे? वुड यूज करोगे। आया समझ में ना? तो क्या हो जाएगा इसका? नहीं, सी सेड टू मी नहीं, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है, हालांकि बताएंगे इसके बारे में बाद में। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, समझ गया ना? यहाँ पे टू नहीं लगता है, सी टोल्ड मी, यहाँ पे हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगा। सी टोल्ड मी डैट, अच्छा यू किसके बारे में बोला गया? नैरेटर के बारे में। सी टोल्ड मी डैट आई शुड गो टू मार्केट। तो विद्यार्थी लोग इस बात को समझ में आया कि कैसे सेल हुड बन जाता है और कैसे सेल शुड बन जाता है। डिपेंड करता है कि उसमें भाव क्या छुपा है, क्या वो कंपल्सन का है या विलिंगनेस का है या वो रिक्वेस्ट का है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अच्छा देखो, अच्छा बिना एग्जाम्पल का समझ ही नहीं पाओगे डायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विजिटेड ए टेम्पल yesterday। क्या है डायरेक्ट स्पीच? ही सेड आई विजिटेड ए टेम्पल yesterday। देखो यहां तक तो कर रहे थे पहले भी, अब कुछ वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। ये क्या है बच्चे लोग? पहले चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। यहां देखो, यहां ध्यान दो, पार्टिसिपेट करो। यहां पे ही क्या है? प्रोनाउन है। सेड क्या है? वर्ब है V2। आई क्या है? प्रोनाउन है। विजिटेड क्या है? V2। ए क्या है? आर्टिकल। टेम्पल क्या है? नाउन। और यस्टरडे क्या है? एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो एडवर्ब है। एडवर्ब का काम क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या क्या कर सकता है विद्यार्थी लोग? बताओ जल्दी तेजी से। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, वेरी गुड। और क्या कर सकता है? वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है या फिर दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ये तीनों काम कर सकता है क्रिया विशेषण एडवर्ब। समझ गया ना? अच्छा यहाँ पे यस्टरडे किसको मॉडिफाई कर रहा है? बताओ तो कैसे एडवर्ब कैसे यस्टरडे एडवर्ब बन गया? किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? बताओ सेंटेंस देख के। आई विजिटेड ए टेम्पल यस्टरडे, यदि यस्टरडे एडवर्ब है तो किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? तो टेम्पल तो नाउन हो गया ना। नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब हो ही नहीं सकता है। वेरी गुड, विजिटेड वो कर रहा है। कैसे? मैं कहो कि सर विजिटेड तो यहाँ पे है, बीच में टेम्पल है, फिर यहाँ पे है। तो गौर करना, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट को अपने अंदर लेके चलता है। ये इसका जेब का चीज है, ये इसका अंदर का चीज है। इसको देख के वो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गया ना?
ये टेम्पल क्या है, विजिटेड के अंदर का हिस्सा है, और यस्टरडे क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि ये इसके अंदर का चीज है वो। और इस तरह का वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, उस वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अजब किए यहाँ पे देखो सेड टू मी था, तो ये जो सेड क्या है, इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेड क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। मगर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं इसको, तो दैट टाइम वी रिक्वायर ट्रांजिटिव वर्ब। यही कारण है कि हम यहाँ पे सेड नहीं लगा है, हमने क्या चीज को यूज किया, टोल्ड को यूज किया, क्योंकि टोल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट के रूप में उसके अंदर आ सकता है। आया समझ में। तो अब हमें यह भी पता करना है कि चलो ठीक है, V2 रिपोर्टिंग वर्ब V2 है, और उसके वजह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज आ रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें परिवर्तन आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कि रिपोर्टिंग वर्ब का V2 है। मगर मान लो कि वहां पे कोई एडवर्ब है, तो वो भी तो चेंज आएगा। तो क्या लिखोगे इसको, बताओ तो, बनाओ तो क्या लिखोगे, ही सेड दैट had visited a temple yesterday, मतलब उस दिन के लिए yesterday था, तो क्या लिखोगे, the day before या फिर the previous day, the previous day, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो the day before। इसका मतलब एक बात तो तय हुआ कि केवल टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, एडवर्ब भी चेंज हो रहा, और प्रोनाउन तो चेंज हो ही रहा है, देखिए रहे हो, समझ गया ना। चलो इसको लिखो तेज। तो स्टूडेंट मैं यहां पे लिखा था, अच्छा ये गौर करने वाली बात है कि जो टेंस जो चेंज हो रहा था, आई रिपीट, जो क्लॉज 2 में जो टेंस चेंज हो रहा था उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब V2 होना जरूरी था। मैं इसके लिए ऐसा कंडीशन नहीं है, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन का मतलब, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो तो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन का मतलब ये है कि यदि मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता है, ही सेज आई विजिटेड ए टेम्पल यस्टरडे, लेट्स से, प्रेजेंट लगा दिए, तो क्या लिखोगे इसको, ही सेज दैट ही विजिटेड ए टेम्पल द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। तो यानी कि टेंस के हिसाब से एडवर्ब चेंज नहीं हो रहा है, एडवर्ब को चेंज होना ही है, यानी कि V1 कुछ भी हो, वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे V1 हो, V5 हो, कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडवर्ब को चेंज होना है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, उसे टेंस से कोई लेना देना नहीं है उसको। आया समझ में ना। तो लिखो, यहां पे लिखो, एक टेबल बनाओ। अच्छा, फर्स्ट क्या चेंजेस देखे थे हम लोग, टेंसेस का। सेकंड चेंजेस देखो, चेंजेस इन एडवर्ब्स। अब विद्यार्थी लोग कौन सा एडवर्ब, दो ही एडवर्ब मोस्टली चेंज होता है, एक क्या है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ टाइम, और एक क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। बच्चे लोग यस्टरडे क्या है, कौन सा है बताओ तो, एडवर्ब ऑफ टाइम है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो, हाँ टाइम बता रहे हैं तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो चेंजेस इन एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम में चेंज हो सकता है या एडवर्ब ऑफ प्लेस में हो सकता है। पहले लो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम लो, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पे लिखो इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मान लो कि यहाँ पे यस्टरडे है, हाँ जो तुम लोग देख चुके हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, तेज से लिखोगे द डे बिफोर। लेट से यहाँ पे टुडे है, टुडे है, हाँ टुडे है, तो ये क्या होगा, डैट डे, उस दिन का बात हो रहा है, डैट डे। मान लो कि टुमारो है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, द नेक्स्ट डे, हाँ, या फिर द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे का मतलब भी क्या होता है, नेक्स्ट डे ही, आने वाला दिन, फॉलोइंग डे। समझ गए ना। हाँ हाँ, देखो जैसे एग्जांपल देखो, लेट से, हाँ लास्ट नाइट भी बताए होंगे, देखो तुम, नहीं सर, हाँ लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, द नाइट। हाँ देखो जैसे मान लो कि द लास्ट नाइट है, द लास्ट नाइट है, तो क्या लिखोगे, हाँ द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट।
ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एगो है, यहाँ पे क्या होगा, बिफोर होगा। यहाँ पे मान लो नाउ है, तो यहाँ पे क्या होगा, देन हो जाएगा। तब की बात थी ये, अब और उस समय तब हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे मान लो कि लेट से इन 1 आवर है, ठीक है, इन 1 आवर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 आवर लेटर। इस तरह चेंज होता है। आया समझ में ना? तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। चलो जल्दी से लिखो, तेजी से लिखो। अब मोस्टली यही सब यूज हो रहा होता है, समझे? मोस्टली यही सब यूज हो रहा होता है। हाँ, अब यहां पे देखते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में लेट से यहाँ पे दिस है, तो क्या हो जाएगा, इधर डैट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि THES दिस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। समझ गए ना? दिस डैट हो जाएगा, दिस दिस दोज हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। यदि यहाँ पे हेयर है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। समझे? तो दोनों ही करवा दिए। और जानते हो कि फर्स्ट चेंज क्या हुआ, टेंसेस चेंज हुआ। सेकंड चेंज क्या हुआ, एडवर्ब में चेंज हुआ। थर्ड जो चेंज होगा क्या होगा, चेंजेस इन प्रोनाउन। चेंजेस इन प्रोनाउन, और प्रोनाउन का चेंज तुम लोग देख चुके हो विद्यार्थी लोग। बस ये करवा के छोड़ देंगे, हो जाएगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो तेजी से लिखो कि फर्स्ट चेंजेस क्या होगा, टेंसेस होगा, प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब V2 होना चाहिए। दूसरा क्या है, एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स में क्या हो रहा है, ब्रैकेट में लिख दो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन लिख दो। ब्रैकेट में लिख दोगे इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, ऐसे करके। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, कोई कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। बस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे इसलिए चेंज हो रहा है भाई, कोई रीजन नहीं। ये चीज उसमें भी लिख दो। तो चेंजेस इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी चेंज आएंगे, जो कि तुम लोग अभी तक देख चुके हो। हाँ, ये हम लोग कर चुके हैं, फिर भी इसमें चूंकि रूल्स लिख रहे हैं तो बताना जरूरी है ये। देखो, चेंजेस इन प्रोनाउन, तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। सी सेड, सिंपल लो, आई वर्क हार्ड, जो अभी तक कर चुके हैं। सी क्या है, सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, और ये अपने बारे में बोल रही है, आई। जब इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो आई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ का जो आई है क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि आई जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है ना जी, आई। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ ना। हाँ, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट स्पीच लिखोगे तो क्या होगा बच्चे लोग, ऐसे देख रहे हो, लगता है कि नहीं समझ में आया। 50 बार यही लिखा चुके हैं सेंटेंस। सी से डैट सी वर्कड हार्ड, ये सी आया कि नहीं आया, वही तो सी है, ये थर्ड पर्सन। दूसरा देखो, सी, हाँ, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, सी, हाँ, सेज है, टेल्स टेल्स टेल्स, B5। सी टेल्स मी दैट, यू मतलब क्या, नरेटर को बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। सी टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, ठीक है, यू वर्क हार्ड। बात समझ में आया? देखो आई, यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना, हाँ सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या बन गया, फर्स्ट पर्सन बन गया, बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। और ये देखो, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, सेंटेंस देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा किसको क्या बोला जा रहा है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब है कि प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है,
प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंजिंग एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। जैसे देखो, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, हाँ, सी सेड टू मी ही वर्क्स हार्ड। किसी के बारे में बोल रही है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया ना, इसका क्या लिखा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या लिखोगे विद्यार्थी लोग इसको? सी, हाँ, टोल्ड मी दैट। और ही क्या, ही का ही रहेगा, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। ही वर्कड हार्ड। तो देख रहे हो ना, ये थर्ड पर्सन जो है, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन है और यहाँ पे भी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इस तरह बदलाव हो रहे होते हैं। इस तरह देखो, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन बन गया, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बन गया, और यहाँ पे थर्ड पर्सन एज इट इज थर्ड पर्सन है। तो ये भी प्रोनाउन में चेंज होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन का मतलब क्या है? यहाँ V2 था और यहाँ पे V1 है, उसके बावजूद भी चेंज है। समझ गए? दैट्स इट, कंप्लीटेड। बंद कर दो।